हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ओके, लेट्स स्टार्ट today's topic, that is approach to the patient with the paranoid and the violent behavior. So, what do you know about the word paranoid? What do you all mean by the word paranoid? Anyone have idea? Can you write it in the chat box for paranoid? Anyone? Do you have some idea about the paranoia patient? Because we all are using this word in our daily routine. यार आप तो पैरानोइड हो गए हो, आप तो पैरानोया हो, तो इससे क्या मुराद है, क्या समझ में आता है? एनी फोबिया, ठीक है। और कोई? ये लगता है पिक्चर देख के आप लोग कह रहे हैं कि ये फोबिक प्रेजेंटेशन होगी। और क्या वर्ड है पैरानोया? डरना, वेरी गुड। मेंटल इलनेस, चले जी, ये तो हमें भी पता है कि हम आज क्या वो कर रहे हैं। ये तो साइकेट्रिक लेक्चर ले रहे हैं, मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड। मेंटल डिस्टर्बेंसेस, गुड। पेशेंट थिंक्स एवरीवन इज गोइंग टू हार्म हिम। ये गुलशन कुमार ने जो वर्ड लिखा है ये बेहतर है पैरानोया के लिए, कि मरीज जो है वो समझता है कि पूरी दुनिया जो है वो उसके खिलाफ हो गई, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। तो इसको हम देखते हैं। जब भी वर्ड सुनते हैं पैरानोया तो कुछ ना कुछ हमारे जहन में आ रहा होता है। It's a symptom where the person feels everyone is against him or her. एक बीमारी नहीं है बल्कि एक बीमारी की निशानी है, जिसमें मरीज को ये लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ है। उसको लगता है हर कोई उसके खिलाफ कभी ना कभी कुछ ना कुछ साजिशें कर रहा है। उसको हम कहते हैं पैरानोया होना। इसको और बेहतर तरीके से समझें, साइकेट्रिक टर्म में समझें, तो इट्स अ सेंट्रल सिम्टम ऑफ साइकोसिस। इस साइकोसिस का सेंट्रल सिम्टम है। और साइकेट्रिक इसकी डेफिनेशन ये होगी कि पैरानोया इज एन इनडिस्टिंक्ट or a thought process which is believed to be heavily influenced by the anxiety or fear, often to the point of delusion and irrationality. तो कहने का मतलब ये एक ऐसा दिमाग में एक ऐसी थॉट आती है, एक ऐसी सोच आती है जिसको हम ये यकीन कर लेते हैं कि वो रिलेटेड होती है आपकी बेचैनी से, आपके अंदर मौजूद डर से, और वो इस हद तक बढ़ जाती है कि डिल्यूजनल होती है। अब डिल्यूजन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो क्या है? फॉल्स बिलीव्स, फॉल्स अनशेकेबल बिलीव्स with the logical arguments are the evidence. तो ये आपके अंदर की बेचैनी, उस मरीज के अंदर का डर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो डिल्यूजन तक पहुंचता है, फॉल्स बिलीफ्स तक पहुंचता है। और वो ऐसे बिलीफ्स होंगे जिनको आप कितने भी आर्ग्यूमेंट दें, कोई भी सबूत दिखा दें, लेकिन आप उनको खत्म नहीं कर सकते, उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट हुआ, मोस्ट पीपल वुड व्यू एज एन एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस। जब भी किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो कुछ लोग समझते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग समझते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था तभी हमारे साथ हुआ, या ये होना लिखा था, एक कोइंसिडेंस है। लेकिन यहीं पर एक पैरानोइड पर्सन होगा, वो ये सोचेगा कि ये इंटेंशनल है, मतलब ये मेरे साथ होना नहीं था, ये मेरे साथ करवाया गया है, ये किसी की साजिश है
और जो एक्सीडेंट हुआ है या मुझे जो एक्सीडेंट में नुकसान हुआ है ये किसी ना किसी की वजह से करवाया गया है, या जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा है उसने जानबूझकर प्री प्लान मेरे साथ ये किया है। तो ये पैरानॉइड आदमी की सोच है कि वो कोइंसिडेंस को, किसी एक्सीडेंट को ऐसे समझता है कि वो उसके खिलाफ एक साजिश है। इट्स इंटेंस फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट से मुराद क्या होगा कि किसी पे भी भरोसा नहीं, उसके अंदर की फीलिंग इस हद तक भर गई है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता। हाईली सस्पिशियस होगा, बहुत ज्यादा शक करेगा, एंड फीलिंग एज इफ पीपल्स आर लाइंग, चीटिंग और ट्राइंग टू हार्म देम। उसको ऐसा लगेगा या अंदर से उसे ऐसा महसूस होगा कि लोग उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मिसाल मैंने बहुत क्लियर किया है कि अगर एक्सीडेंट हो तो कुछ लोग एक्सीडेंट समझते हैं, कुछ कोइंसिडेंस समझते हैं, लेकिन एक पैरानॉइड मरीज ये समझता है कि ये जानबूझ के या मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश की गई है। तो पैरानॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ पैरानोया? पैरानॉइड में थॉट ब्रॉडकास्टिंग है, थॉट विथड्रॉल है और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या है? इट इज व्हेन द पैरानॉइड पर्सन फील्स लाइक पीपल कैन रीड देयर माइंड। इससे ये मुराद है कि वो पैरानॉइड मरीज ये समझता है कि मेरे सामने जो शख्स बैठा है वो मेरा दिमाग पढ़ सकता है, उसको समझ आ रहा है कि मेरे दिमाग में क्या है। थॉट विथड्रॉल क्या है? इज व्हेन द पर्सन फील पीपल्स आर स्टीलिंग हिज और हर थॉट। अब वो मरीज क्या समझ रहा है कि ये लोग जो हैं ये मेरे दिमाग में जो भी मेरी सोच है, जो मेरे आइडियाज हैं वो चोरी कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन वो लोग मेरे दिमाग से इनको चोरी कर रहे हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? इट्स अ डिल्यूजनल पर्सपेक्टिव है। डिल्यूजनल पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है कि ये पर्सन believes his or her difficulties are intentionally caused by the other। उसको ये पूरा यकीन होता है कि इसकी जो भी मुश्किलात हैं, इसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो जानबूझ के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लोग जानबूझ के उसके लिए मुश्किलातों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। मिसट्रस्टफुल होगा, उसको किसी पे भी यकीन नहीं होगा, सस्पिशियस रहेगा, हर वक्त लोगों पर शक करेगा, एंड कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज आउट टू गेट देम। और वो हर वक्त इस बात में उसको इतने एतमाद में अपने आप को रखेगा कि ये जो पूरी दुनिया है ये उसके खिलाफ है और उसको यहाँ से निकालना चाहती है। जब ऐसा कोई आपके सामने आता है तो कहते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी, क्योंकि उसकी फॉल्स बिलीफ, उसके यकीन इतने पक्के हो चुके हैं और उन पक्के यकीनों की वजह से वो किसी पे भरोसा नहीं कर रहा, वो हर वक्त शक में रहता है और वो सोच लेता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है और पूरी दुनिया उसको यहाँ से निकालना चाहती है। जैसे एक और अगर मिसाल लेने, आप उसे खाना भी सर्व करेंगे तो उसे लगेगा कि ये मुझे आज खाना क्यों सर्व कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है इनका, कहीं इस खाने में उसने जहर तो नहीं मिला दिया मेरे लिए, अगर मैं ये खाऊंगा तो मुझे वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है जो ये खाना लाया है वो मुझे बीमार करना चाहता है। तो इस तरीके की अगर किसी की पर्सनैलिटी हो तो उसे हम कहते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बहुत सारे लोग अमूमन घूमते हैं, जैसे ऑफिस में, अगर ऑफिस में कोई किसी से अच्छे से बात कर लेता है तो अच्छा ये मुझसे अच्छे से क्यों बात कर रहा है, पहले तो ये मुझसे ऐसे बात नहीं करता था, अगर ये मुझसे मुस्कुरा कर मिला है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, हो सकता है इसने मेरे लिए कोई बुरा सोचा हो और ये पकड़ा ना जाए इसीलिए ये ऐसे कर रहा है। तो इस तरीके की थॉट्स जब उनके जहन में आएगी तो हम कहते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और इनके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। थॉट विथड्रॉल क्या था कि उसको लगेगा मेरा दिमाग जो है, मेरे दिमाग में जो आइडियाज हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, वो कोई चोरी कर रहा है। प्लीज माइक ऑफ कर दे अपना।
स्टूडेंट्स प्लीज माइक अपना ऑफ रखें ताकि हम आपको क्लियरली बता सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर लें। What is can you please 37? Interesting. Okay. फोटो दो। तो ये थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या था कि जब उसे लगेगा कोई मेरा दिमाग पढ़ रहा है, जब हमने उसको कहा कि आपके थॉट विथड्रॉल हैं तो आपके दिमाग के आइडियाज कोई चोरी कर रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि उसको शक रहता है हर वक्त। चलेंगे, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें ताकि हम आपकी कंफ्यूजन क्लियर करके फिर आगे बढ़ सकें। More check. Any question? All clear? Okay. Let's move to further. What is the etiology of paranoia? Its etiology consists of different factors. के एक आदमी जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है वो पैरानॉइड क्यों होगा? तो पैरानॉइड होने की जो भी वजूहात हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहली वजह जो आती है वो क्या है? Environmental factors. Social circumstances appears to be highly influential on the paranoid beliefs. It is associated with the feelings of powerlessness and victimization, which is enhanced by the social situation. Discrimination has also been reported as a potential predictor of paranoid delusion. इसको अगर सिंपल मिसाल देकर आपको समझाऊं तो ऐसा है कि जैसे बचपन से जब कोई बड़ा हो रहा है, उसकी परवरिश जैसे उसके माँ बाप कर रहे हैं या घर में भाई बहन हैं सारे या चाचा चाची हैं, जो भी घर के मेंबर बचपन से ही उसके ऊपर शक करते हैं कि भाई हाँ आपने ब्रश करा, नहीं आपने ब्रश नहीं करा होगा। उसको क्या एहसास दिला रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर हाँ अगर आपकी बहन को कोई तकलीफ पहुंची तो आपकी वजह से पहुंची होगी, और उसको विक्टिमाइज किया जाए बार बार, उसको बार बार लोगों के सामने जलील किया जाए। जब जब वो विक्टिमाइज होगा तब तब वो क्या करेगा, उसमें पैरानॉइड बिलीफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में अगर टीचर कहता है कि नहीं अगर ये आवाज आई है पीछे से, शोर शराबा किसी ने किया होगा तो इसी ने किया होगा, भले उसने ना किया हो, और उस तरीके से पूरी क्लास के सामने उसको विक्टिमाइज किया जाए, उसको पनिशमेंट दी जाए, तो वो आगे चल के पैरानॉइड बिलीफ्स को उसके दिमाग में लाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो जाते हैं। तो ये सारी डिफरेंट सोशल सिचुएशंस हैं जो स्टिमुलेट करती हैं पैरानोया की तरफ। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले अगर ये पिक्चर आप देखें गौर से, आदमी है बिल्कुल छोटा लेकिन उसको खुद को क्या नजर आ रहा है, मैं बहुत पावरफुल। इसको हम कहते हैं ग्रैंडियोर होना। उसकी अपनी ताकत इतनी नहीं है जितनी उसको नजर आ रही है। ये उसका कोई शेड नहीं बनाया, ये उसको समझने के लिए बनाया कि वो आदमी में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस दिमागी तौर पे खुद को बहुत ही पावरफुल इंसान समझता है, उसमें ग्रैंडियोसिटी है। मेनी मोर मोड बेस्ड सिम्टम, मोड बेस्ड सिम्टम ग्रैंडियोसिटी एंड गिल्ट, इट मे अंडरलाई द फंक्शनल पैरानोया। ग्रैंडियोसिटी जैसे होती है, अगर एक प्रोफेशनल हॉस्पिटल में हम काम करें तो आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर या हमारे कलीग ये समझते हैं तो ये हॉस्पिटल हमारे बगैर तो चल ही नहीं सकता। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो उनकी जो थॉट्स, उनकी स्पीच, उनकी लैंग्वेज, उनके बात करने के अंदाज से हर वक्त ये लगेगा कि भाई ये कोई मगरूर इंसान है। उसको मैंने ग्रैंडियोर होना, उसको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं है कि भाई अगर आप नहीं हैं तो भी ये अस्पताल चलता है, आप हैं तो भी अस्पताल चलता है। लेकिन
वो अपने ग्रैंडियोर थॉट्स की वजह से दूसरों को खुद से बहुत छोटा, और आगे चल के ये ग्रैंडियोसिटी उनके अंदर गिल्ट भी पैदा कर देती है। गिल्ट होती है कि हाँ ये गलत काम है। जब उनके अंदर गिल्ट आ जाएगी तो ये और नुकसानदेह हो जाएगी उनके लिए। ठीक है जी। ये हो गए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब मूव करते हैं हम लोग फिजिकल फैक्टर्स पे। फिजिकल फैक्टर्स से मुराद क्या है? पैरानॉइड रिएक्शन may be caused from a decline in the brain circulation as a result of high blood pressure or hardening of the arterial wall। ये आ गई हमारी बात, जो ऑर्गेनिक बातें हैं। अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा बढ़ता है, कोई हाइपरटेंसिव है, और हाइपरटेंसिव में साथ साथ किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसकी आर्टेरियल वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन क्या होती है? कम हो जाती है। अगर वो कम हो जाती है तो पैरानॉइड रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड बात है ड्रग इंड्यूस्ड पैरानोया हो। इट इज एसोसिएटेड विद लाइक एम्फेटामिन, methamphetamine and similar stimulants as much in common with schizophrenic paranoia। तो ये आजकल आप देखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बड़ा कॉमन हो गया ड्रग्स लेना, खासतौर पर एम्फेटामिन और मीथेम्फेटामिन टाइप। ये जो भी स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, ये भी पैरानॉइड बिहेवियर को जो है वो एग्रावेट करती हैं या पैरानॉइड बिहेवियर का एक सबब बनती है। Now, after covering all the etiologies, like including your environmental factor, then the psychological factor, and third is the physical factor. Now, moving to the what are the clinical features of paranoid? With attribution bias, thrive, and social anxiety. Attribution bias, and these individuals typically have a biased perception of reality, often exhibiting more hostile beliefs. A paranoid person may view someone else's accidental behavior as though it is what with intent or threatening। एट्रीब्यूशनल बायस का मकसद ये है कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो सच में नजर आ रहा है, उसको हमेशा उल्टा करके देखेगा, उसमें बायस पैदा करेगा, उसके अपने यकीन की वजह से, उसके अपना ये भरोसा होगा कि अगर कोई एक्सीडेंटल बिहेवियर है किसी का, जैसे अगर मैं बैठा हूँ, मुझे इस वक्त छींक आ गई, तो सामने वाला ये समझेगा नहीं, ये जानबूझ के कोरोना मुझको देना चाहता है, इस वजह से इसने यहाँ पर बैठकर छींका है। या गलती से अगर मेरा मास्क उतर गया पब्लिक में, जो पैरानॉइड होगा वो ये सोचेगा कि ये जानबूझ के कोरोना को ट्रांसमिट करना चाहता है मेरे अंदर, इसीलिए इसने अपना मास्क उतारा है। तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूशनल बायस। रियलिटी तो कुछ और थी, रियलिटी थी मास्क मैंने अपने गर्मी की वजह से उतार दिया हो, छींक मुझे ऐसे ही आ गई हो, लेकिन जो पैरानॉइड है उसको ये यकीन था कि नहीं, ये इसने जानबूझ के मुझे कोरोना ट्रांसमिट करने के लिए ही किया था। थ्राइव इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। So most commonly paranoid individuals tends to be a single status। जो इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, खासतौर के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपकी फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, और फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इनके, इतनी शदीद उसको कहें कि गैर यकीनी हालात में चले जाते हैं कि अक्सर ये जो पैरानॉइड लोग हैं ये सिंगल स्टेटस ही गुजार रहे होते हैं, या इनकी डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इनके साथ रहना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत कम दोस्त होते हैं, और ये एक निशानी है कि भाई ये पैरानॉइड बंदा है, इसने अपने गलत यकीन की वजह से, लोगों पे शक करने की वजह से, या शक करने की आदत की वजह से अपने सारे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता खो देते हैं। तीसरा, सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी से क्या मुराद है कि जब एनवायरनमेंट में या अपने सोशल में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप में,
या लोगों के साथ मिलने जुलने में जब ये आते हैं तो ये बड़े बेचैन रहते हैं, क्योंकि ये हर एक बंदे के बिहेवियर पे, उसके बात करने पे, उसके किसी अमल पे ये तो शक कर रहे होते हैं। उस बंदे को, उसके बिहेवियर को हमेशा ये अपने अगेंस्ट समझते हैं। जब भी ये सोशली होने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते हैं। ठीक है। नाउ डिसऑर्डर्स विद पैरानोया। DSM-4 एक क्राइटेरिया है साइकेट्री का। वो क्राइटेरिया डिफरेंट डिजीजेस में डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो DSM-4 कहता है कि पैरानोया इज डायग्नोज्ड इन द फॉर्म ऑफ, कब कब डायग्नोज हुआ, पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको मिलते हैं, पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया भी है, और पर्सिक्यूटरी टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर which is also called querulous paranoia, when the focus is to remedy some injustice by legal action. पैरानोइड सिम्टम है, उस सिम्टम के डिफरेंट काजेज हमने डिस्कस किए। वो सिम्टम खुद कैसे प्रेजेंट करता है, कौन सी क्लिनिकल फीचर्स में आपको ये सिम्टम नजर आता है, या वो सिम्टम और कौन से मसाइल करवा सकता है, वो हमने देखे। अब ये देख रहे हैं ये सिम्टम कौन कौन सी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमें मिलता है। पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मिलता है, पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया में आपको मिलेगा, और पर्सिक्यूटरी टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स में मिलेगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन क्या है। वही कि अगर बाहर बैठकर बाग में दो कबूतर भी बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ये लगेगा कि ये तो मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, ये जरूर मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश हो रही है इन दोनों के बीच। आप जाकर भले उन्हें समझा दो कि भाई कबूतरों के लिए हमने दाना डाला है तभी वो कबूतर यहाँ आए हैं, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं शेक कर सकते हो। इवन आप वहां लेकर जाएं गार्डन में, उनको दिखा दें कि हमने दाना डाला है, पानी रखा है, तभी कबूतर यहाँ आए, वो कहेगा नहीं, ये कबूतरों की मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये पर्सिक्यूटरी टाइप ऑफ डिल्यूजन होती है। दूसरा मिसाल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, सास और बहू के बीच में होता है। हर वक्त बहू को लग रहा होता है कि सास मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, और सास को लग रहा होता है ये बहू मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। तो ये साजिशों का जो जाल चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं पर्सिक्यूटरी टाइप ऑफ डिल्यूजन। डिस्कस करते पहले पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है। A mental illness which is characterized by the paranoid delusion and a pervasive, long-standing suspiciousness and a generalized mistrust of others. वही बातें हैं जो मैंने पहले भी आपको बताई कि जनरलाइज वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बड़े लंबे अरसे तक एक बड़ा लंबा उसका शक का दायरा होता है लोगों के लिए, उसमें शक के दायरे में लोगों को ले रहा है। तकरीबन तो वो हर आदमी के ऊपर भरोसा करने से इनकार कर देता है। पीपल्स मे बी हाइपर सेंसिटिव, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इजीली इंसल्टेड, इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई इंसल्ट कर रहा है, भले आप आम बात बोलें, आप मजाक कर लें, लेकिन इनको लगेगा नहीं, इन्होंने तो मेरी इंसल्ट की है। तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि इंसल्ट बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं, and habitually relate to the world by vigilant scanning of the environment or the clues or the suggestions that may validate their fears or biases. ये बहुत ही ज्यादा विजिलेंट होने का मतलब ये होता है, बहुत ही ज्यादा बारीकी से हर एक चीज को देखते हैं, दुनिया की, माहौल की हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा बारीकी से ये स्कैन कर रहे होते हैं, और उस स्कैन के दौरान ऐसी ऐसी सजेशन, ऐसे ऐसे क्लूज निकालते हैं जो इनके जो डर हैं, इनके जो बायासेस हैं, उनको प्रूव साबित करते हैं, उनको सही साबित करते हैं। दीज आर ईगर ऑब्जर्वर्स, ये बहुत ज्यादा अच्छे किस्म के ऑब्जर्वर्स होते हैं, हर चीज को बड़े गौर से देखते हैं। द थिंक दे आर इन डेंजर एंड लुक फॉर द साइंस एंड थ्रेट्स ऑफ दैट डेंजर। इनको लगता है ये हर वक्त किसी खतरे में है,
और हर वक्त ये इतनी गौर से हर एक चीज को देख रहे होते हैं ताकि उस खतरे की किसी निशानी को ये पहचान ले, खतरे के आहट को ये पहचान ले, सुन ले उस आहट को, potentially not appreciating other interpretation evidence। अगर आप इसको सबूत दे देंगे, इनको समझा देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना बारीकी से हर एक चीज को स्कैन करेंगे, देखेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम तो हर वक्त खतरे में हैं और ये हर वक्त उस खतरे की आहट सुनने का इंतजार करते रहते हैं। क्लियर? पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया को मैं सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ आपको इजी समझाने के लिए, कि इन मरीजों में एक तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी और पैरानॉइड डिल्यूजन्स होंगी। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या है, कि असल में ये चीजें होती नहीं है। हेलुसिनेशन क्या है, ये इनकी जो है प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उसको कान में आवाजें आ रही हैं। वो कान में आवाजें क्या आ रही हैं कि हाँ ये जो है जैसे कोई आयत सुनाई दे रही है, किसी को कान में आवाज आ रही है कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कि तुम एक नबी हो और तुम्हें ही इस दुनिया को बदलना है। किसी को कान में आवाज आ जाएगी कि भाई मुझे कोई हुक्म कर रहा है कि तुम जाओ और फलां बंदे को कत्ल कर दो। किसी को कान में आवाज आएगी कि हाँ कहीं दूर किसी कमरे में या किसी जगह पे मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश चल रही है। और पैरानॉइड डिल्यूजन ये हमने अभी क्लियर किए थे कि वो हर वक्त शक के दायरे में रहेगा। उसके बिलीफ्स होंगे, उसके बिलीफ्स इतने पक्के होंगे, पैरानॉइड बिलीफ से मतलब शक के दायरे इतने पक्के होंगे कि आप उसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और एविडेंसेस के साथ आप उसको हटा नहीं सकते। तो ये ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन विद पैरानॉइड डिल्यूजन will lead to the paranoid schizophrenia. Curul's paranoia. It is a delusional condition in which the affected person believe they are being persecuted. Specifically, they have been defined as containing 2 central elements. ये बेसिकली डिल्यूजन है। सिर्फ जब डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन मिलती हैं तो क्या बनता है, शिज़ोफ्रेनिया। ये जो क्यूरियस पैरानिया है ये सिर्फ डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। इसमें जिस मरीज को ये मसला है वो ये समझता है कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश चल रही है। इसमें 2 एलिमेंट्स हमें नजर आएंगे। एक, द इंडिविजुअल थिंक्स दैट हार्म इज अकरिंग और इज गोइंग टू अकर। सेकंड, द इंडिविजुअल थिंक्स दैट द परसीव्ड persecutor had the intention to cause the harm। पहला तो एलिमेंट ये है कि वो बंदा समझता है कि मुझे कोई नुकसान होने वाला है या मुझे कोई नुकसान हो रहा है। दूसरा, वो बंदा समझेगा कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये दोनों एलिमेंट जब मिल जाएंगे तो क्यूरियस पैरानिया हो जाएगी, जो एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। अब आते हैं हमारी इस टॉपिक के सेकंड पार्ट पे। ये तो हो गया पैरानोया, हमने कवर कर लिया। अब एक और एन अप्रोच टू अ पेशेंट विद वायलेंस। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई सवाल है तो प्लीज, कोई सवाल है पैरानोया के हवाले से तो प्लीज पूछिए, वरना हम आगे मूव करेंगे इसके लिए। ऑल क्लियर? यस, ठीक है। Moving to the second part of our topic, that is violence. Violence क्या है? Aggression है। Violence and aggression, it refers to a range of behavior or action that can result in the harm, hurt or injury to the another person, regardless of whether the violence or aggression is physically or verbally expressed. Physical harm is sustained or the intention is clear. तो वायलेंस या एग्रेशन एक ही चीज है। तो ये है क्या? सेक्रेटरी कहते हैं ये एक बिहेवियर की एक रेंज है
आपके बिहेवियर के या आपके वो एक्शन जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी दूसरे का दिल दुखाते हैं, या किसी दूसरे को इंजरी या जख्मी करते हैं। ये वो आपके ऐसी रेंज ऑफ बिहेवियर है या आपकी रेंज ऑफ एक्शन है, आप ऐसे काम कर रहे हैं, आप ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे का दिल दुखा रहा है, दूसरे को जख्मी कर रहा है। फिर भले वो वायोलेंस या वो एग्रेशन आप वर्बली करें या फिजिकली करें, भले आप उसको गालियां दे दें या उसको पकड़ के मारें, लेकिन वो वायोलेंस ही है। फिजिकल हार्म हो या फिर उसकी इंटेंशन हो, वो भी वायोलेंस में आएगा। चाहे सामने वाले को वाकई में जिस्म के ऊपर कोई नुकसान हो, इंजरीज हो, या फिर आपकी इंटेंशन हो कि उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी वायोलेंस में आएगा। तो वायोलेंस और एग्रेशन के 3 पैरामीटर्स हो गए। पहला पैरामीटर क्या कह रहा है कि आपके ऐसे अमल हैं, आपका ऐसा बिहेवियर है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे का दिल दुखा रहा है या दूसरे को जख्मी कर रहा है। दूसरा पैरामीटर कहता है कि भले वो वायोलेंस, वो एग्रेशन आपकी फिजिकल हो या वर्बल हो, चाहे आपने उसे पकड़ के मारा हो या सिर्फ आपने अपनी जबान का इस्तेमाल किया हो। तीसरा कहता है कि वो जो हार्म है, भले वो हो जाए, नजर आ जाए, हार्म नजर भी नहीं आ रहा लेकिन आपकी इंटेंशन नजर आ रही है, आपके जहन में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपने उसको जख्मी करना है, तो वो भी वायोलेंस में आएगा। काजेज ऑफ वायोलेंस क्या है, वायोलेंस क्यों होता है? एक तो साइकेट्रिक काजेज है, दूसरा ड्रग रिलेटेड। साइकेट्रिक में जो लिस्ट है, जो डिजीज है, जैसे शिजोफ्रेनिया, पैरानोइड आइडिएशन, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, मेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिप्रेशन या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, इनमें वायलेंस होती है, इनका सिम्टम है वायलेंस। और ड्रग में कोई अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में चला जाए या अल्कोहल विथड्रॉल में, इंटॉक्सिकेशन से क्या मुराद है, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है तो वो वायलेंस करेगा, वो अपनी एग्रेशन शो करेगा, भले फिर वो गालियां देकर करे या किसी को पकड़ के मारे। विथड्रॉल का मतलब ये कि उसने शराब अभी अभी छोड़ी है तो उसको विथड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, और विथड्रॉल सिम्टम में भी वो एग्रेशन दिखाएगा। सिडेटिव्स या हिप्नोटिक्स ले रहा है, अब उसकी इंटॉक्सिकेशन है या विथड्रॉल है। एम्फेटामिन या कोकेन ले रहा है, एंटी कोलिनर्जिक्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, ग्लू और पेंट। अब ये यकीन माने साइकेट्रिक या कुछ ऐसे मरीज हैं उनको ड्रग से इतना लगा हो जाता है, ग्लू जिससे हम कभी कॉपी को पेस्ट करते हैं, वो ग्लू खाते हैं, खाने से उनको एक अजीब किस्म का नशा मिलता है, वो एडिक्टेड होते हैं ग्लू खाने के लिए। और पेंट, पेंट जिनके जो कलर आप दीवारों पे कर रहे हैं, कुछ लोग तो वो पेंट खाते हैं, उससे उन्हें एक एक्साइटमेंट आती है क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और कुछ हैं जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड लेने के इतने आदी पड़ जाते हैं कि उसके बगैर उनको जो है ना वो मज़ा नहीं आता। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मरीज हैं जिनको हमें स्टीरॉइड लॉन्ग टर्म के लिए देनी होती है, जैसे आपके पास एडिसन डिजीज के मरीज हैं, या सिंपली कह दें अगर कोई ऐसा ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है, उसमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है विद प्लूरोलिफ्यून, तो हमें प्लूरोलिफ्यून कम करने के लिए हम खुद स्टीरॉइड दे रहे होते हैं। या फिर कोई ऐसे इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, सॉरी इम्यूनो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमें इम्यूनो सप्रेशन की ज़रूरत है, तो हम खुद उनको स्टीरॉइड दे रहे होते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड जो हैं उसके बाद मरीज के बिहेवियर में वायोलेंस और एग्रेशन आ जाती है। आप पढ़ेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, तो इन सब में स्टीरॉइड डॉक्टर दे रहे होते हैं क्योंकि उनका इलाज करना है, और वो स्टीरॉइड अगर लॉन्ग टर्म चल जाते हैं तो फिर वो वायोलेंस और एग्रेशन के सबब भी बनते हैं। व्हाट इज द प्रोड्रोम ऑफ वायोलेंस? वायोलेंस जब होनी है तो उसके फेजेस होंगे। पहले क्या होगा,
एक मरीज लड़ने से पहले, झगड़ने से पहले, किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला फेज आता है इसके अंदर एंजाइटी। सबसे पहले वो बहुत शदीद बेचैन होगा। फिर फेज 2 आएगा। फेज 2 उसका आएगा डिफेंसिव बिहेवियर। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा और खुद को बचाने की कोशिश करेगा। और फेज 3 आ जाएगा उसका फिजिकल एग्रेशन। अब वो पकड़ के मारना शुरू करेगा, अब वो लड़ाई करेगा। तो फेज 1 एंजाइटी, फेज 2 इज डिफेंसिव बिहेवियर एंड फेज 3 इज फिजिकल एग्रेशन। तो आप सबको ये नसीहत करते हैं, अगर आपके सामने वाला, जब आप उससे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, किसी बहस में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके सामने वाला बेचैन हो रहा है, और बेचैन होने के बाद अगर वो डिफेंसिव हो रहा है, तो फिर अपने आप को बचाने की तैयारी कर लें, क्योंकि अगला फेज जो है वो फिजिकल एग्रेशन का उसमें आने वाला है। आपने उसकी वायोलेंस को स्टिमुलेट कर दिया है। तो आज की ये टिप है आपको, जब भी आप किसी को बेचैन देखें, डिफेंसिव होता देखें, तो मेहरबानी करके वहां से निकल जाएं, वरना अगला स्टेप फिजिकल एग्रेशन का। एंशियस बिहेवियर का हमें कैसे पता चलता है? एंशियस बिहेवियर होगा तो क्या? पेसिव और हैंड रिंग, हाथ को हिलाता रहेगा। एक एबनॉर्मल मूवमेंट है जिसमें अपने हाथ को हिलाकर अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर रहा हो। बॉडी पूरी टेंस होगी, फेस पे टेंशन नजर आ रही होगी, बिल्कुल रिजिड फेस होगा। फिजिडिटी बिहेवियर में आ जाएगी उसके, यानी कि पूरा जिस्म उसका लड़खड़ा रहा होगा, बार बार क्वेश्चंस कर रहा होगा, और बड़े ही लाउड वॉइस में बात करेगा, बहुत तेज आवाज में बात करेगा, और कोशिश करेगा उसकी स्पीच प्रेशर्ड स्पीच हो, बहुत ही दबा दबा के आवाजें निकालेगा ताकि सामने वाले को नीचे कर ले। तो ये सारी एंशियस बिहेवियर की निशानियां हैं। जब भी हाथ मूव कर रहा हो, पूरे जिस्म उसका टेंशन हो, फेस पे टेंशन नजर आ रही है, लेकिन पूरा जिस्म उसका ऐसा है कि थोड़ा सा हिल रहा है, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हिल रहा है, बार बार सवाल पूछ रहा है, बहुत तेज आवाज में बात कर रहा है, और स्पीच बड़ी प्रेशर्ड है। फिर स्टेप आएगा डिफेंसिव बिहेवियर। अब आपको कैसे पता चलेगा ये डिफेंसिव बिहेवियर में आ गया है? वर्बल अब्यूज करेगा। मुंह से आपको अगर गालियां देना शुरू कर दे, जोर से बोल रहा है, आपके लिए अब्यूज वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। पावरफुल स्ट्रगल रहेगी उसकी, बहुत शदीद वो जो है अपनी कोशिश करेगा कि अपने आप को बचा ले उन बातों से। चैंटिंग, स्टेयरिंग आर, डांटिंग आर, बहुत ही खौफनाक अंदाज में आपकी तरफ देखेगा। मम्बलिंग, ऐसा लगे मुंह में बात कर रहा होगा, अपने आप से बात कर रहा होगा, कुछ वर्ड निकाल दिए मुंह से उसने, अब्यूज कर लिया, कुछ वर्ड जो है वो मुंह हिला रहा होगा जो निकाल नहीं रहा होगा। फेस पूरा उसका रेड हो जाएगा, फ्लश्ड फेस हो जाएगा, दांत क्लेंच कर लेगा, दोनों बतरी से आपस में दबा देगा, और बार बार उसकी कोशिश होगी कि वो किसी स्टफ तक पहुंच जाए। फिजिकल एग्रेशन तो अब आप समझ चुके हैं कि भाई कंप्लीटली लास्ट कंट्रोल होगा वो इमोशन एंड बिहेवियर। फिजिकल वायोलेंट एक्ट होगा। वायोलेंट एक्ट में वो क्या करेगा? या तो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देगा, स्टफ्स को नुकसान पहुंचाएगा, विजिटर्स को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे टेबल पड़ा है तो टेबल के ऊपर हाथ मार दिया, टेबल तोड़ दिया, कोई शीशे की चीज पड़ी है उसको दूर फेंक दिया, मोबाइल दूर फेंक दिया, सामने वाले को कोई चीज उठा के, फाइल उठा के मार दी। तो उसमें जो है उसका कंट्रोल खत्म होगा, उसके इमोशंस के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। इसको हम कहते हैं फिजिकल एग्रेशन होना। तो ये तीनों फेजेस किसके थे? वायोलेंस के थे। बचना कब है? जब मरीज एंजाइटी में आ जाए, सामने वाला जब डिफेंसिव हो जाए, फिर आप वहां से भाग जाए, क्योंकि अब ये फिजिकल एग्रेशन करने वाला है। फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद एग्रेशन एंड वायोलेंस। कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रेशन और वायोलेंस के साथ हैं? ओके, सो फैक्टर्स हमें कौन से? कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं,
कुछ हार्मोनल हैं, कुछ इन्वायरमेंटल हैं, कुछ हिस्टोरिकल हैं, कुछ इंटरपर्सनल भी हैं, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हैं और कुछ न्यूरोलॉजिक हैं। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक डिजीज है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया is associated with aggressive personality। जी, ये यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फिनाइल कीटोन यूरिया they have been associated with aggressive personalities। ये जेनेटिक फैक्टर है। हार्मोनल देखें तो सर्टेन हार्मोनल चेंजेस हैव बीन एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ द वायलेंट एक्ट सच एज अगर थायराइड स्टॉर्म, कुशिंग डिजीज, एंड्रोजन्स, estrogens and progestins and their regulations also have been implicated। अगर थायराइड स्टॉर्म किसी मरीज को हो गया है, कोई मरीज कुशिंग डिजीज से सफर कर रहा है, किसी के अंदर एंड्रोजन एक्सेस में है या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनका इम्बैलेंस हुआ है, तो ये सारे मरीज वायलेंस कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल के लिए देखा गया कि अनप्लेजेंट सराउंडिंग्स हैं, एयर पोल्यूशन हैं, लाउड नॉइज है, इरिटेटिंग नॉइजेस हैं, जैसे अभी मुझे आ रही हैं, रह रहकर कोई माइक अपना खोल रहा है तो वो इरिटेट कर रहा है, तो इरिटेटिंग नॉइज होगी तो वायलेंस होगी, फिर टीचर भी वायलेंस करेंगे। फिर मैं तो अभी वर्बली कर सकता हूँ, सामने बैठा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माइक ऑफ रखें। अनप्लेजेंट सराउंडिंग्स में क्या होता है, एयर पोल्यूशन, लाउड नॉइज, इरिटेटिंग नॉइज और कहीं ओवर क्राउडेड सिचुएशन, तो ये सारे लीड करेंगे वायलेंस की तरफ। हिस्टोरिकल में हिस्ट्री ऑफ अर्ली वायलेंस, battered or abused as children, poor parental models, limited availability of significant others, poor schooling and previous violent episodes are linked to violence। हिस्टोरिकल से क्या मुराद है, जैसे पेरेंटिंग अच्छी ना हुई हो, भाई बचपन में अगर ये कहा जाए वापस हेलो नंबर बीसीएल नंबर ठीक है। अगेन कमिंग टू बैक फॉर दिस प्रॉब्लम, पुअर पेरेंटिंग हम किसे कह रहे थे? पुअर पेरेंटिंग से ये मुराद है कि जिसने बच्चों का ख्याल ना रखा, हर अपने हिसाब से बिजी रहे हों, तो वो पुअर पेरेंटिंग में आता है। या फिर बच्चों को बचपन में जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा मारते हैं, या स्कूल में जिन बच्चों को बहुत ज्यादा मार मिली हो या बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिली हो, या वो बच्चे जो हर वक्त डरे डरे सहमे सहमे रहे हों, या अपने घर में जिन्होंने वायलेंस या अब्यूज ज्यादा देखा हो और अपने सामने किसी को अब्यूज होते हुए देखा हो, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर वायलेंस को जो है वो फिल कर देंगे और फिर आगे चल के वो भी वायलेंस या एग्रेशन का शिकार हो जाएगा। इंटरपर्सनल में लॉस, लो फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेंस, डायरेक्ट प्रोवोकेशन और एक्सपोजर टू वायलेंस। जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिनके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत कम होता है, या जो बार बार एक्सपोज हो रहे हैं वायलेंस को, तो वायलेंस कहाँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, अगर बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो अल्टीमेटली वो भी वायलेंस या एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। बायोकेमिकल के हिसाब से गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड एंड सीरोटोनिन दे हैव बीन लिंक्ड विद इंपल्सिविटी एंड एग्रेशन। जिनमें ये दो केमिकल हैं, जिनमें दो केमिकल का लोचा आता है इनका, अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का और सीरोटोनिन का, तो ये भी वायलेंस बढ़ाता है। न्यूरोलॉजिकल में ब्रेन लीजन सच एज ट्यूमर्स,
ट्रॉमा या सीजर्स, ये भी लीड करते हैं किसकी तरफ, वायोलेंस की तरफ। स्पेशली जो एरिया है लिम्बिक एरिया अगर इन्वॉल्व हो, लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का इन्वॉल्व हो, तो उनके अंदर वायोलेंस ज़्यादा होती है। ये सारी इटियोलॉजी थी या फैक्टर थे जो एसोसिएटेड है एग्रेशन एंड वायोलेंस के साथ। अब आते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे वायोलेंस को। खत्म कर, आपका मैसेज मुझे रिसीव हो गया है, जस्ट एंड करें स्लाइड के साथ। इंटरनेट कनेक्शन मैनेज हम कैसे करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है बेंजोडाइजिपीन्स, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से या अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से। बेंजोडाइजिपीन में ऑप्शन 2 है लोराज़ेपाम या मिडाज़ोलाम। आपको ये सारे डोजेज, रूट्स और एडवर्स इफेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद हो। बेंजोडाइजिपीन है, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम। एंटीसाइकोटिक्स में जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है वो हेलोपेरिडोल, और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में ओलांजापिन और राइस्पेरिडोल। ये वो ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं जब एक मरीज वायोलेंट हो जाए या एग्रेसिव बिहेवियर में चला जाए। थैंक यू। जुमा नमाज थी, आपका मैसेज हमें रिसीव हुआ था कि आपने जुमा नमाज पे करनी है, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, वायोलेंस और एग्रेशन। इंशाल्लाह ये आपको अवेलेबल भी हो जाएगा रिकॉर्डिंग में। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप, तो हम इसको स्टॉप करें फिर। थैंक यू।